ठीक है। कैसे करेंगे रिवीजन भाई? कोई भी चैप्टर का, मान लो एग्जाम है कल और हमें एक चैप्टर रिवाइज करना है, खुद रिवाइज करना है, तो मैं ये बता रहा हूं कि तुम्हें कैसे रिवाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें मोटे मोटे लेटर को पकड़ लेना है। मोटे मोटे लेटर में क्या पकड़ना है? पहला है प्लास्टिसिटी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी। इस बात को थ्योरी है, पढ़ लो। कॉपी में क्या करना है, लगा लेना है भाई क्या क्या टॉपिक पढ़नी है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी। अब इन सब टॉपिक को लिखना है। फिर क्या लिखना है भाई? स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये टॉपिक क्यों लिखना है? सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिखना है। ठीक है, चलिए स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद आपको जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा अगर आप चैप्टर के बारे में परिचित हो तो स्ट्रेस के टाइप होते हैं। एक टेंसाइल स्ट्रेस है, भले टाइप नहीं पता हो तो आपको लिखना है एक टेंसाइल स्ट्रेस, और एक क्या लिखना है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। मोटे मोटे अक्षर को लिखना है। उसके बाद क्या हो गया? स्ट्रेस स्ट्रेन आपको दो तरीके का दिख रहा था, स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात होने लगी, यानी स्ट्रेन की बात होने लगी, और टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस की बात होगी। यानी स्ट्रेस कितने तरीके का हो गया भाई? टेंसाइल, कंप्रेसिव और टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस। और एक स्ट्रेन जैसी चीज होगी तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया और शेयरिंग स्ट्रेन भी होगी। ठीक है, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, दो टॉपिक, उसको हमें पढ़ना है। चलिए भाई, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है? फिर एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी होती है। ठीक है भाई, ये भी कोई स्ट्रेस होता होगा। वॉल्यूम स्ट्रेन भी होता है भाई। ठीक है, मान लिया एक वॉल्यूम स्ट्रेन। ये सारे मोटे मोटे लेटर को क्या करना है? कॉपी में लिख लेना। उसके बाद हुक्स लॉ लिखना है। ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है तो थोड़ा सा समझ में आ गया कि हुक्स लॉ में लिखा हुआ है क्या कि स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है ईच अदर। ठीक है भाई, मान लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी क्या होगा? बढ़ेगा। स्ट्रेस अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट को मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है। बट अभी हमें पढ़ना नहीं है, अभी हम हुक्स लॉ लिख लिए। चलिए भाई, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लिया, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में फिर इस कर्व के नीचे, इस हेडिंग के नीचे यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ, परमानेंट क्या हो गया? सेट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, ब्रिटल और डक्टाइल। ये सारी प्रॉपर्टी को लिख लिया, मतलब सिर्फ हेडिंग लिख लिया। फिर इलास्टिक मॉड्यूली लिख लिया, यानी जितने मोटे मोटे लेटर्स हैं सब मोटे मोटे लेटर का सिर्फ हेडिंग लिख लिया। तो सारे वर्ड से आपने वर्ड के बारे में कम से कम प्रोनाउंसिएशन तो जान गए, लिखना तो जान गए, अब इसके बारे में पढ़ना है। तो कुछ कुछ तो टीचर से पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? दिमाग में टिका होगा। चलिए भाई, अब वो दिमाग को टिकाए हुए बातों को देखना है। तो सबसे पहले अब आज हमें रिवीजन करना है, तो हम लोग एक तुम्हें पढ़ाएंगे कि थोड़ा सा बेसिक टर्म्स को बता देते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है? सभी बच्चों को पता है कि वो मैटर की प्रॉपर्टी जिसमें फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाए और फिर से हटा ले तो फिर से वो डिफॉर्मिटीज क्या हो जाए? बताओ, गायब हो जाए। तो ऐसे कैरेक्टर को हम क्या बुलाते हैं? इलास्टिक कैरेक्टर बोलते हैं। ये बोलते हैं इलास्टिक कैरेक्टर। चलो, जैसे हमारा कोई भी चीज, जैसे हमने ऐसे फोर्स लगाया, उसमें डिफॉर्मिटीज आई, फिर हमने छोड़ दिया फोर्स, डिफॉर्मिटीज क्या हो गई? गायब हो गई। ठीक है, ओरिजिनल शेप है, तो इसको हम लोग इलास्टिक नेचर बोलते हैं। फिर प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि डिफॉर्मिटीज रह जाए। जैसे गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी को आपने क्या किया? दबा दिया, गीली मिट्टी क्या हो गया? अपना शेप चेंज कर लिया, दब गई, वो दबी रह गई। एक पुट्टी नामक चीज होता है जिस शीशे वगैरह पर क्ले चपकाते हैं, तो क्ले के क्या करते हैं? जिस शेप में दबा देते हैं उसी शेप में दबा। बच्चे खेलते हैं क्ले से, क्ले का अगर कोई शेप बना लिए हैं तो वो क्ले क्या होगा? उसी शेप का रहेगा। ठीक है, तो वो परमानेंटली क्या हो गया? डिफॉर्म हो गया। ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? बताओ, प्लास्टिक बिहेवियर बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। समझ गए? इलास्टिक और प्लास्टिक। अब इसमें इलास्टिक और प्लास्टिक को और थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में समझने के लिए अब फिजिक्स के दो टर्म्स को एक्सप्लेन करना होगा। क्या क्या टर्म को एक्सप्लेन करना होगा? एक स्ट्रेस और एक क्या होगा? स्ट्रेन। एक क्या होगा? स्ट्रेस और एक क्या होगा? स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया? तो रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेस क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज स्ट्रेस। थोड़ी सी इस बात को समझते हैं फिर से।
कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे मान लो कि आपने किसी बॉडी पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, तो आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, जैसे इस पर आपने फोर्स लगाया, इसको ऊपर खींच दिया या इसको दबा दिया, तो क्या होगा, या तो ये दब जाएगा या खिंच जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके इस एरिया पर, ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस पर आपने फोर्स लगाया, इस पर आपने फोर्स लगाया, ऊपर की ओर या नीचे की ओर दबाया, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। कैसा स्ट्रेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंसाइल, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव। टेंसाइल मतलब खींचने वाला, और कंप्रेसिव मतलब क्या हो गया, दबाने। दबाने से लेंथ में क्या होगा, डिक्रीमेंट आएगा, और टेंसाइल से क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। टेंसाइल से लेंथ बढ़ेगा और कंप्रेसिव से लेंथ क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे अब ये वाला एरिया है, इस एरिया पर आपने क्या लगा दिया भाई, एक दबाने वाला फोर्स लगा दिया, तो कौन सा तो फोर्स जो लगाया इस पर्टिकुलर एरिया पर लगाया, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ गया। तो जब कोई चीज को तुम दबाओगे तो उसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए ये भी एक फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। जब ये ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। और इस रिस्टोरिंग फोर्स को छोटा एफ से लिख देते हैं और अप्लाइड फोर्स को हम बड़े एफ से लिख देते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तुम डेली लाइफ में देखो, किसी चीज को तुम तेज दबाओगे तो वो अपने शेप को रिगेन करने के लिए तेज बाउंस बैक करेगा, नहीं, और धीरे से दबाओगे तो धीरे बाउंस बैक करेगा। तो कहा गया रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी इस सरफेस का, ये जो हमारा सरफेस है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम फोर्स में डिवाइड कर दें तो हमारा बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बन जाएगा। समझ गया, याद कर लेगा। स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या है, पर यूनिट एरिया। एरिया क्या है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन पर मीटर। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए lt माइनस क्या लिखेगा 2, फोर्स लिख दिया, तो m lt माइनस 2 लिख दिया, और एरिया के लिए क्या लिख दिया, लेंथ का स्क्वायर लिख दिया। एक लेंथ से एक लेंथ काट दिया, लेंथ ऊपर गया, लेंथ की पावर -1 हो गया, t की पावर -2 हो गया, और हमारा m हो गया। हमारा स्ट्रेस का ये डायमेंशन। अब देखो यहां पर जो स्ट्रेस लगाया, एक स्ट्रेस आपने क्या किया, लेंथ बढ़ाने के लिए लगाया, ऐसे लेंथ को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। किसी चीज को ऐसे पकड़ के खींच रहे हो यानी टेंसाइल, किसी चीज को ऐसे पकड़ के दबा रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, कंप्रेसिव। कोई दिक्कत, तो यहां पर कंप्रेसिव यानी दो तरीके का स्ट्रेस हो। अब क्या होगा, इस किताब पे या इस लकड़ी के कुंदे पे या लकड़ी के टुकड़े पे आपने कैसे फोर्स लगा रहे हैं भाई, ऐसे की ओर, इधर की ओर ठेलने वाला फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स, सरफेस के टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। पहले क्या होता है, हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। अभी कैसे फोर्स लगा रहे थे, ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की ओर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये सरफेस पर परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। अभी सरफेस के क्या लगा रहे हैं, पैरेलल लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारी किताब है, ये हमारी किताब थी, किताब का ये बॉटम है, ये बॉटम अच्छे से चिपका हुआ है नीचे, ये बॉटम अच्छे से चिपका हुआ है। अब क्या किया तुमने, ऐसे फोर्स लगा, तो ध्यान से देखो, ए वाला पॉइंट कहां चला गया, ए डैश पे चला गया, बी वाला पॉइंट कहां चला गया, बी डैश पे चला गया, सी कहां चला गया, सी डैश पे फिसल गया, डी कहां गया, डी डैश पे थोड़ा थोड़ा फिसल गया। तो इस फिसलन को, ये जो हमारी फिसलन हुई है, ये जो फिसलन हुई है, ये जो हमारी फिसलन हुई है, ये फिसलन हुई है, ये जो फिसलन हुई है, ये जो फिसल गया, ये जो हमारा यहाँ वाला सरफेस जो थोड़ा सा इधर भाग गया, इधर वाला सरफेस थोड़ा इधर चला गया, ये वाला सरफेस, पहले ये कहां था भाई, यहाँ था, ये कहां था भाई, यहाँ था। कितना फिसलन हुआ भाई, डेल्टा एक्स का फिसलन, डिफॉर्मिटी आई। अब मान लो कि तुम्हें ये फोर्स हटा देगा, क्या होगा भाई, अगर ये फोर्स तुम हटाओगे क्या होगा बताओ, ये फिर से क्या होगा, किताब क्या हो जाएगा, ये बुकलेट कैसे हो जाएगा, या कोई भी चीज ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। मान लो कि ये तुम्हारा ऐसे था, ऐसे था, ये वाला ऐसे था, और ऐसे होने के कारण तुमने इसकी सरफेस पर फोर्स लगा दिया, ये वाला क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा क्या हो गया बताओ, आगे डिफॉर्म कर दिया, ये फोर्स लगा दिया।
इसका जो बेस था वैसे ही रहा। अब जैसे ही हटा दो फोर्स, ये फिर से क्या हो जाएगा बताओ, सीधा हो जाएगा, कुछ स्प्रिंग जैसा। तुमने ऐसे फोर्स लगाया, इधर की ओर फिसला तो छोड़ दिया। तो यहाँ पर सरफेस पे ये जो फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगाया, ये फोर्स सरफेस के क्या लगा बताओ, पैरेलल लगा। बट यहाँ पर सरफेस पर क्या लगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, और यहाँ परपेंडिकुलरली क्या लगा, डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने स्ट्रेस को 3 पार्ट में बांटा। बट हर एक स्ट्रेस का जो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हर एक स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया भी लिख दोगे तो काम चलेगा, बट ज्यादा बेटर है रिएस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ गया? अब बताओ, इसमें कहा गया जब स्ट्रेस डेवलप किए तो ये क्या हो गए, अपने डिफॉर्मिटीज लाया। इसका लेंथ क्या हुआ, बढ़ा, इसका लेंथ क्या हुआ, कम हुआ। इसमें क्या हुआ, इसका ये वाला एज जो यहां पर था ये फिसल के कहां चला गया, यहां चला गया। नहीं हो गया, ये वाला एज जो यहां पर था वो फिसल के कहां चला गया भाई, यहां चला गया। समझ में आ रहा है? ये वाला एज जो यहां पर था वो फिसल के कहां पहुंच गया भाई, यहां पहुंच गया। और ये वाला एज जो यहां पर था वो फिसल के कहां पहुंच गया भाई, यहां पहुंच गया। तो कितने की फिसलन आई, कितना का डेविएशन आया, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो सब में डिफॉर्मिटीज तो आई, यही इसी डिफॉर्मिटीज को हम स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, अब स्ट्रेन की बात, स्ट्रेस की बात चल रही है। क्या कहा भाई, सिलेंडर इज स्ट्रेच बाय 2 इक्वल फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, द रिएस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट। अगर तुम ऐसे करके कोई चीज को खींचते हो दैट इज कॉल्ड टेंसाइल। ऐसे करके कोई चीज को क्या करते हो, दबाते हो तो दैट इज कॉल्ड क्या, कंप्रेसिव। और इन दोनों को, टेंसाइल और कंप्रेसिव को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस को मिला करके बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और सरफेस पर टच टेंजेंशियली लगाए हो, ऐसे लगाया ना, ऐसे करके, ऐसे जो धक्का दिए, ठीक है, सरफेस पे, इसको बोलते हैं शियरिंग या टेंजेंशियल, शियरिंग या टेंजेंशियल। अब ये सबके कारण इस बॉडी में डिफॉर्मिटीज आई। ठीक है, सबके कारण इन बॉडी में डिफॉर्मिटीज आई है। जब ये डिफॉर्मिटीज आई है तो उस डिफॉर्मिटीज को कहते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आया, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन भाई, तो लॉन्गिट्यूडनल चेंज, लेंथ का चेंज हो सकता है, चीजों को खींचोगे तो लेंथ बदल सकता है। तो लेंथ के चेंज को, लेंथ के चेंज को, लेंथ के चेंज को, चेंज इन लेंथ, लेंथ के चेंज को, चेंज इन लेंथ को डिवाइड करेंगे इनिशियल लेंथ से, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कोई चीज को आपने दबा दिया तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम का भी बदलाव हो सकता है। किसी चीज को ऐसे दबा दोगे तो वॉल्यूम का बदलाव होगा, तो वॉल्यूम का चेंज टाइम में क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। शियरिंग स्ट्रेस में क्या होता है भाई, यहां पर एक चीज थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया, ये वाला जो एज था यहां चला गया, कितनी की फिसलन आई, डेल्टा एक्स का। तो डेल्टा एक्स की जो फिसलन आई और इस लेंथ को, यहां पर ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ जो है वो यहां चली गई है, तो इस लेंथ को हम एल से डिवाइड कर देंगे। तो इसको बोलेंगे कौन सा स्ट्रेन भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसको बोलेंगे शियरिंग स्ट्रेन। 3 तरीके का स्ट्रेन भी हो, 3 तरीके का स्ट्रेस भी हो। अब हमारा एक साइंटिस्ट आया जिसको हम बोलते हैं हुक्स। हुक ने कहा क्या कि ये स्ट्रेन जो है ना, जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन बनेगा। नहीं बनेगा भाई, तुम चीजों को खींचोगे उसमें कितना आएगा, डिफॉर्मिटीज क्या आएगा, ज्यादा है। मान लो कि एक हमने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग को आपने ऐसे खींचा, तो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मिटीज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। कम फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मिटीज क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो ज्यादा भी डिफॉर्मिटीज आ सकती है, कम डिफॉर्मिटीज भी आ सकती है। ये आपको डिपेंड किस पे करेगा, लगाए गए फोर्स पे। तो उसने कहा कि स्ट्रेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। व्हाट इज हिट्स लॉ, आपको लिखना पड़ेगा कि विद इन इलास्टिक लिमिट डिफॉर्मेशन द स्ट्रेस और स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दिस इज नोन एज क्या, हुक्स लॉ। इसी को हम हुक्स लॉ बोलते हैं। समझ रहा है? चलिए कैसे लिखा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, बताएगा कोई बच्चा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी क्या होगा बताओ, स्ट्रेस बढ़ेगा
स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसे बनाएंगे भाई? एक एक्सिस पे स्ट्रेस रख लेंगे और एक एक्सिस पे स्ट्रेन रख लेंगे। यहां पर रख लिया स्ट्रेन और यहां पर क्या रख लिया बताओ? स्ट्रेस। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, समझ गया सब बच्चा? पर डेफिनेशन याद रखना पड़ा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात लिखना बहुत ही जरूरी है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, ये सारी बातें विद इन क्या होती है? इलास्टिक लिमिट्स होती है। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर आप इस चीज को खींचोगे तो कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या बनेगा? सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन। हुक्स लॉ पूछेगा तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर क्या लिखना पड़ेगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का। ये स्टेटमेंट भी आपको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन का। यहां पर ऐसे लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे भाई? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बताओ? स्ट्रेन। अब स्ट्रेस को इक्वल कर दिया स्ट्रेन के। स्ट्रेस को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया स्ट्रेन का। यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको बोलते हैं क्या? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बनता है। अब देखो, अगर हम इस ग्राफ में कहेंगे ये जो थीटा है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस थीटा का tan वैल्यू को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कहोगे सर कैसे? तो मान लीजिए कि एक लाइन तुम यहां से ऐसे खींचते हो, तो बताओ ये क्या बताएगा? स्ट्रेस को बताएगा कि स्ट्रेन को बताएगा? स्ट्रेस को बताएगा। बहुत अच्छा, ये क्या बताएगा? स्ट्रेस को बताएगा। ये हमारा स्ट्रेस को बताएगा, STRESS, स्ट्रेस को बताएगा। और ये वाली लाइन किसको बताएगा बताओ बच्चा पार्टी? स्ट्रेन को बताएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमने स्ट्रेन रखे हैं, वाई एक्सिस पर हमने क्या रखा है? स्ट्रेस रखा है। तो अगर हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखोगे भाई? परपेंडिकुलर स्ट्रेस बाय में क्या हो गया बताओ? स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है भाई? स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है? के। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को यानी इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? के लिख सकते हैं। और के को क्या बोलेंगे भाई? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी समझ गया था बच्चा? अब किसी भी ग्राफ में आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि ये ग्राफ दिया हुआ है, एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। दोनों बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन कर दिया हुआ है। क्या है भाई? ये थीटा है और इसका थीटा छोटा दिख रहा है और इसका थीटा क्या है? तो ए बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी के ऑफ ए क्या है? छोटा है। और के ऑफ बी क्या है? बड़ा है। नहीं है? ए बॉडी का थीटा क्या दिख रहा है बताओ? छोटा नहीं दिख रहा है। और बी बॉडी का थीटा क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो ठीक है, आपको ग्राफ दे देगा एक नंबर में। अब पूछेगा बता भैया किसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है? ठीक है, तो जिसका इंक्लाइनेशन देखो स्ट्रेन कर्व से जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ज्यादा है। तो हमारा ए बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है और बी बॉडी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बी बॉडी क्या है? ज्यादा बड़ा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या? ए बॉडी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना? समझ गया? हुक्स लॉ याद कर लेगा। क्या लिखेगा भाई? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएगा भाई? ये सीधा वाला ग्राफ। ठीक है, याद रखियो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस पूछेगा एग्जाम में। कल मैथ में भी हुआ है कि नहीं हुआ है? एग्जैक्ट क्वेश्चन आया कि नहीं आया? डिट्टो छपा है, जो बताया वही आया। इसलिए जो बता रहे हैं उसको अक्षर से मान ले। ठीक है ना? तो क्या होगा? फायदे में रहो। तो स्ट्रेस क्या होगा? तो याद करना पड़ेगा। अब एग्जाम का भर जा गया है तो समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। काफी नए स्टूडेंट, जैसे ये स्टूडेंट नया है, तो जिसको नया समझ में नहीं दिक्कत उसको थोड़ा सा याद ही कर लेते हैं। सर ने बोला तो तुमको रट्टा मार मार के लिख के याद कर लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा समझ भी लेंगे। ठीक है,
चलिए, ग्राफ हम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेस इस पे लिखेंगे, स्ट्रेन ऐसे, बस इतनी बात पूछेगा। और ये ग्राफ हम लोग कुछ दूर तक स्ट्रेट लाइन बना के बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि एकदम जबरदस्ती खींच देंगे बहुत दूर तक, ठीक है, क्योंकि इलास्टिक लिमिट बहुत दूर तक नहीं जाती है, ठीक है। कितना होगा, मान लो कि कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग या कोई भी चीज है, अगर तुम तेज खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचोगे तो क्या होगा, छोड़ोगे तो फिर अपने शेप को गेन कर लेगा। अब तुमने लेकर के ऐसे खींच दिया तो क्या हुआ भाई, इस स्प्रिंग अब रिस्टोर करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, क्या नहीं करेगा, प्लास्टिक कैरेक्टर आएगा। तो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन थोड़ी छोटी ही बनाएंगे, बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे। समझ गए यहां तक? चलो, हुक्स लॉ समझ गया। हुक्स लॉ के बाद एक आएगा ग्राफ, एक क्या आएगा, ग्राफ। ये ग्राफ, हुक्स लॉ के बाद एक ग्राफ आएगा। तो एनसीईआरटी बुक से यहाँ पे हम ग्राफ लाते हैं, ये हमारी ग्राफ है। ये ग्राफ लिखेंगे हुक्स लॉ के, और ये ग्राफ पूछेगा कल के क्लास में, एग्जाम में, जब भी एग्जाम होगा आपको ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बना। तुम कहोगे क्या ये हुक्स लॉ वायलेट करता है? नहीं सर, ये हुक्स लॉ तो ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं ओबे करता है भाई? सर स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहा है सर, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है बताओ, स्ट्रेन। वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है बताओ, स्ट्रेस। तो कहोगे सर कुछ दूर तक हुक्स लॉ ओबे करता है, किस पॉइंट तक भाई, ए पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में से, ठीक है। तो ए पॉइंट तक, यानी आपका ग्राफ में जो ओए है, इस ओए को बोलेंगे, ये एक ऐसा जोन है जिसमें हुक्स लॉ क्या कर रहा है भाई, ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ क्या कर रहा है भाई, ओबे कर रहा है। हुक्स लॉ ओबे कर रहा है, याद कर लो इतनी बात। इस ग्राफ में पूछेगा ड्रॉ स्ट्रेस, तो पूछेगा क्या आपसे, द ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इंडिकेट द हुक्स लॉ। तो ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन जहां तक बनाया है उसको हम क्या बोलेंगे, हुक्स लॉ। फिर पूछेगा तुमसे कि यील्ड पॉइंट क्या है, यील्ड पॉइंट, व्हाट इज यील्ड पॉइंट? तो यील्ड पॉइंट हम बोलेंगे, बी पॉइंट को हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। कहोगे ये यील्ड पॉइंट क्या होता है सर? यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक आप अगर स्ट्रेस लगाओगे, देखो अगर ए पॉइंट के लिए अगर आप पूछेंगे स्ट्रेस लगाएंगे, ए पॉइंट पर स्ट्रेस लगाए तो इतना स्ट्रेस लगा रहे हैं। अगर ए पॉइंट पर हम स्ट्रेस, ए के लिए स्ट्रेस पूछेंगे तो क्या होगा, इतना स्ट्रेस। बट बी के लिए स्ट्रेस बढ़ गया कि कम हुआ, बी के लिए स्ट्रेस बढ़ गया कि कम हुआ, बी का स्ट्रेस क्या हुआ, बढ़ गया यार, क्या बात कर रहे हो। स्ट्रेस यहां से यहां तक का स्ट्रेस है, ए तक का स्ट्रेस कितना है, यहां तक है। अब बी के लिए स्ट्रेस क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है। यानी यहां तक ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक हमारी इलास्टिक कैरेक्टर मेंटेन रहती है, नहीं। यानी ए पॉइंट, देखो किसी भी ग्राफ के ऊपर अगर बच्चा पार्टी ग्राफ को कैसे लर्न करते हैं, इसी पॉइंट को बनाओ। इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गया भाई, स्ट्रेस हो गया। इस पॉइंट के लिए ये क्या हो गया भाई, स्ट्रेस हो गया। और ये क्या हो गया भाई, स्ट्रेन हो गया। इतना स्ट्रेन आया और इतना लगाए तुम, क्या है, स्ट्रेस। अब यहां तक हुक्स लॉ, अब छोड़ोगे तो क्या होगा, ये स्ट्रेन गायब होगा, बॉडी क्या होगा, जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेन। बट जैसे ही इस पॉइंट से तुम आगे बढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकते हो, बी पॉइंट तक जाओगे। तो बी पॉइंट वो पॉइंट है जिसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस। ये इतना तक तो मैक्सिमम लगा सकते, अपनी इलास्टिक कैरेक्टर यहां बी पॉइंट तक बॉडी खोएगा नहीं। यहां बी पर भी अगर तुम हटाओगे स्ट्रेस को, तो बॉडी क्या करेगा, बोलो, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगा। बट जैसे ही बी पॉइंट से आप ज्यादा स्ट्रेस लगा दो, बी पॉइंट से कहां चला गया भाई, सी पॉइंट तक जाएगा, तो इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएगा। सी पॉइंट के लिए देखो, ये हमारा यील्ड स्ट्रेस है, सी पॉइंट के लिए स्ट्रेस बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा। ए पॉइंट का स्ट्रेस क्या है, कम है। यहां पर मान लो कि तुमने स्ट्रेस को हटा दिया, बॉडी रिगेन कर लेगा अपने। बी पॉइंट पर रिगेन करेगा, यस सर रिगेन कर लेगा। बट सी पॉइंट पर क्या रिगेन करेगा, नहीं सर, सी पॉइंट पर बॉडी में डिफॉर्मिटीज आएगी। बॉडी किस लाइन को गेन करेगा, बॉडी ऐसे रास्ता अपना अपनी डिफॉर्मिटीज को नहीं हटाएगा, बॉडी यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगा। और कितने % का डिफॉर्मिटीज आएगा, वो बॉडी में कुछ ना कुछ उसके शेप में क्या आएगा, बदलाव आ गया।
मान लो कि साइकिल छोटे बच्चे का, उस पर तुम बैठ जाओ तो क्या होगा भाई, बदलाव नहीं आएगा, चक जाएगा उसका। अगले अगले दिन कोई आदमी पूछेगा भाई क्यों हो गया इसमें प्रॉब्लम भाई, कि सर जी आप 20 से ज्यादा स्ट्रेस लगा दिए सर, उसको फोर्स ज्यादा लगा दिए सर, आप फोर्स ज्यादा लगा दिए, डिफॉर्मिटी जाएगी, चक्का फेल हो गया सर, ठीक है, परमानेंटली डिफॉर्मिटी है, काम चल रहा है 1% ही डिफॉर्मिटी है, ठीक है, बट उस पर फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओगे तो उसमें डिफॉर्मिटी आती जाएगी, तो वो नहीं सर जी मैं और फोर्स लगाऊंगा, लगा दो फोर्स पे, फोर्स लगाएंगे क्या होगा, आप अल्टीमेट स्ट्रेस यहां तक लगा, जबरदस्त डिफॉर्मिटी जाएगा, इतना % का डिफॉर्मिटी जाएगा भाई, वो चक्का एकदम ऐसे सा हो गया, चिपक गया ऐसे, उसमें डिफॉर्मिटी जाएगी, ठीक है, उसके आगे नहीं सर जी मैं और लगाऊंगा, और लगाऊंगा तो क्या होगा भाई, थोड़ा सा और बढ़ाओगे, थोड़ा सा ही बढ़ाओगे, क्या होगा, टूट ही जाएगा, दो टुकड़ा हो गए, तो ये फ्रैक्चर। तो तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ, कल के एग्जाम में आने वाला है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाइए, और उसमें आप क्या क्या समझाइए, हुक्स लॉ कहां तक ओबे करेगा, यील्ड पॉइंट क्या होगा भाई, कहां पर इलास्टिक कैरेक्टर खोजेगा, अगर तुमसे पूछेंगे कि कहां पर अपना ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ना, किस पॉइंट पर जाके इलास्टिक कैरेक्टर खोएगा, बताओ, ए पर खोएगा कि बी पे खोएगा कि सी पे खोएगा, कहां पे लॉस करेगा अपने इलास्टिक कैरेक्टर को, सी पे लॉस कर जाएगा इलास्टिक कैरेक्टर, बी पर करेगा नहीं सर, बी पर तो रिगेन कर लेगा, ए पर नहीं सर, ए पर भी रिगेन करेगा अपने कॉन्फ़िगरेशन, पर सी पर नहीं रिगेन करेगा, सी के बाद क्या होगा, बॉडी उसमें कितना % का डिफॉर्मिटी आएगा, लेस देन 1% का, यानी आपका जो चीजें 100 था, 100 फीट अगर लंबी कोई चीज है तो वो 1% या तो कम हो गया होगा, या 1% क्या हो गया, ज्यादा हो गया, चीजों को दबाए होंगे तो कम हो गया होगा, 1% ज्यादा दब गया, और खींचे होंगे 1% ज्यादा बड़ा हो गया होगा, अरे भाई लेस देन 1% का है, बट सी के बाद अगर आप स्ट्रेस लगाओ, अब इस पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर अगर आप जाते हो तो इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस कितना होगा भाई, ये पॉइंट के लिए स्ट्रेस कितना होगा सर, इतना हो गया, इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस कितना हो गया, इतना हो गया, इस पॉइंट के लिए स्ट्रेस कितना हो गया, इतना हो गया, यार इतना जबरदस्त स्ट्रेस लगा दिए, अब ये पॉइंट हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, इन सभी पॉइंट को आपको इंडिकेट करना है, उसका नाम लिखना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है भाई, डी पॉइंट, सी पॉइंट पर बॉडी क्या किया, सी पॉइंट पर बॉडी में क्या आ गई बताओ, डिफॉर्मिटीज आ गई, डिफॉर्मिटी, अगर कोई आदमी कहेगा बिना डिफॉर्मिटीज लाए हुए ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करो, तो क्या कहोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम बी तक खींच सकते हो, बी तक खींच सकते हो, बी तक स्ट्रेस लगा सकते हो, बी में डिफॉर्मिटीज आ गई, पर डी पॉइंट क्या हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लगा सकते, और डी पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ई हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, ई क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर। अब इस पॉइंट पर, इस फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, एक और बात, फ्रैक्चर पॉइंट सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, डी और ई के बीच का जितना बड़ा गैप हमारी बॉडी की कैरेक्टर डिफाइन होती है, हमारा बॉडी दो तरीके का होता है, एक ब्रिटल होता है, बता सकते हो ब्रिटल क्या होता है, क्या होती है ब्रिटल, कमजोर जो आसानी से टूट जाए, और एक होता है क्या, इलास्टोमर, इलास्टोमर मतलब जिसको हम बोल सकते हैं दूसरे वर्ड में डक्टाइल, जिसकी पतली तार बनाई जा सके, जो जल्दी ना टूटे, पतला से पतला, तो जो इन दोनों का गैप ज्यादा होगा तो वो हमारा इलास्टोमर या डक्टाइल, बट जो ब्रिटल होगा वो डी और ई के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। अगर हर एक मटेरियल का आप स्ट्रेस कर्व बनाओगे और डी और ई के बीच का, अगर डीई के बीच का गैप स्मॉल होगा, डीई के बीच का गैप अगर स्मॉल होगा तो हमारी जो चीजें होगी वो क्या होगी भाई, ब्रिटल, और डी और ई का गैप अगर लार्ज होगा
डी और ई का गैप अगर लार्ज होगा, डी और ई का गैप लार्ज होगा, लार्ज, तो ये चीजें क्या होगी, या तो इलास्टोमर होगी या दूसरा उसको हम डक्टाइल भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में आपके छोटा सा एक सवाल भी दिया हुआ है इस पर। देखो एक डक्टाइल है और एक इलास्टोमर। इलास्टोमर अलग कैरेक्टर होता है, बट दे आर फार पॉइंट एंड मटेरियल सेड टू बी डक्टाइल। जैसे इलास्टोमर ऐसा कर्व होता है बेटा, इलास्टोमर का थोड़ा सा बात अलग कर लो, डक्टाइल लिख लो, वहां से इलास्टोमर हटा दो, यहां से क्या करो, इलास्टोमर हटा, डक्टाइल होगा नहीं तो ब्रिटल। जैसे मान लो कि एक ग्राफ, इसी के बाद मैं तुमको एक ग्राफ बताता हूं, दिखाता हूं। जैसे यहां पर एक सवाल शायद में बताया भी होगा बच्चों को, जैसे ये कर रहा है, इस सवाल पूछेगा एग्जाम में। इस सवाल में देखोगे ये डी और ई के बीच का गैप क्या दिख रहा है तुमको, बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। यहां पर डी और ई का गैप क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। छोटा दिख रहा है यानी ये जल्दी टूट जाने वाली सब्सटेंस है, और ये धीरे से। तुमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल। स्ट्रॉन्ग मटेरियल क्या है, खींचे जा रहे हो टूट ही नहीं रहा है, खींचे जा रहे हैं टूट ही नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या, स्ट्रॉन्गर मटेरियल। यानी हमारी ए मटेरियल क्या है, स्ट्रॉन्गर मटेरियल, और बी मटेरियल क्या है भाई, फटाक से टूटने वाली। जो फटाक से टूटेगी वो क्या है भाई, डक्टाइल। जो फटाक से टूटेगी वो क्या है, सॉरी, जो फटाक से टूटेगी वो क्या है बताओ, ब्रिटल। ठीक है, तो हमारी ए बॉडी क्या है, ब्रिटल है, और बी बॉडी क्या है, डक्टाइल। उल्टा नहीं बोल दिया, बी बॉडी ब्रिटल है और ए बॉडी क्या है। अब थीटा देखो, यंग्स मॉडुलस तुमसे पूछ रहा है, ये यंग्स मॉडुलस यानी के की वैल्यू, के की वैल्यू जब हम लोग लिखते थे ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस जो था, स्ट्रेस जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था बताओ, स्ट्रेन। और स्ट्रेस को जब हम डिफाइन किए थे किससे भाई, स्ट्रेन से, तो यहां पर के बना था, और इस के को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन तरीके का होता है, एक यंग्स होता है, एक बल्क मॉडुलस होता है, और एक शियर मॉडुलस होता है। अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। यहां पर यंग्स मॉडुलस ये जो के होता है, जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, जिसका ये थीटा बड़ा होगा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, बड़ा होगा। और उस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं जब कोई वायर वगैरह की बात अगर हो। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि यंग्स मॉडुलस होता क्या है। ठीक है, तो इस ग्राफ, इस तरीके के सवाल भी एग्जाम में आएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आएगा जिसको आपको पढ़ाना आना चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कौन कौन सी पता होना चाहिए, हुक्स लॉ कहां तक ओबे कर रहा है, आपका यील्ड पॉइंट कौन है जिसको मैक्सिमम स्ट्रेट कहते हैं, बॉडी कहां से डिफॉर्म करना शुरू करेगा, सी पॉइंट से बॉडी डिफॉर्म करना होगा, डी पॉइंट हमारा अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या है भाई, स्ट्रेस है, इतना से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना है भाई। उसके बाद ई पॉइंट क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा, जहां पर बॉडी क्या होगी, टूट जाएगी। समझ गया, चलो भाई अब हमारे पास क्या है, सो देखो ये हमारा यंग्स, ये हमने जब पहली बार में पढ़ाया था ना तब की क्लास है, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज, द मटेरियल इज सेड टू बी क्या, ब्रिटल। इफ दे आर फार अपार्ट, द मटेरियल इज सेड टू बी क्या, डक्टाइल। तो हमने कहा डी के गैप स्मॉल होगा तो ब्रिटल, डीई का गैप लार्ज होगा तो क्या होगा, डक्टाइल। समझ गया सब बात, चलो भाई अब आपको पड़ेगा ये सवाल बनाया, उसके बाद ये भी एक सवाल बनाया, ठीक है। क्या सवाल बनाया भाई, यंग्स मॉडुलस निकालने की कोशिश की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये ग्राफ किसका है, वो यहाँ स्ट्रेस लिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन लिखा है। एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर तुम आसानी से स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकाल सको। बताओ कौन सा पॉइंट है जहां पर आसानी से स्ट्रेस और स्ट्रेन को निकाल सकते हो, तो तुमको सर ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर हम स्ट्रेस भी बता सकते हैं भाई। सर 150 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 है सर, यहाँ 10 की पावर 6 लगाना हमने भूल गए थे, यहाँ लगाना चाहिए 10 की पावर क्या 6, यहाँ 10 105 टू द पावर। अब यहां पर नीचे क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बताओ क्या है, ये स्ट्रेन है 0.00,
ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 2 3 3 जीरो ऊपर ले गया, तो 1 2 3 जीरो 150 पहले था, और 10 की पावर कितना लगाएंगे बताओ, 5। ठीक है, 10 की पावर 5 लगाना चाहिए हमें। अब क्या हो गया, 10 की पावर 5 हो गया, तो अब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 5 पावर ये है 6 7 8 9 एक 10, यानी 1.5 इंटू 10 की पावर 10, ये आपका आंसर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको यंग्स मॉडुलस आप बहुत चीजों को निकाल सकते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है, कोई बच्चा बताएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस कहां के बाद ग्राफ बेंड होना शुरू हुआ, यही तो अल्टीमेट स्ट्रेस है भाई, कहां के बाद ग्राफ नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर हम पूछेंगे कि इस ग्राफ में कहां पे अल्टीमेट स्ट्रेस है, इस ग्राफ में अल्टीमेट स्ट्रेस कहां है, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस है, ये भी क्या है बताओ, अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, जहां से ग्राफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में डिपिंग होता हो, ठीक है, फाइनल पॉइंट के पहले वाला को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये हमारी अल्टीमेट स्ट्रेस है, डी पॉइंट को अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। तो डी पॉइंट पे ग्राफ क्या हो, डी पॉइंट पे ग्राफ बेंड हो रहा है, तो फ्रैक्चर पॉइंट की ओर जल्दी जाएगा, तो जल्दी चला गया तो डी के बीच गैप कम हो गया तो बोल देंगे ब्रिटल, नहीं तो क्या, तो डी पॉइंट हमारा क्या होगा, जिसका पास होगा, डी पॉइंट जिसका, डी का पॉइंट जिसका पास होगा, तो डी पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेस का नाम दे सकते हैं। समझ गया सब बच्चा, चलिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि के पढ़ा, एक चीज के क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, नहीं होता है, तो के को कैसे लिखे थे, स्ट्रेस को डिवाइड करेंगे स्ट्रेन से। अब ये के स्ट्रेस डिफरेंट तरीके का होता है, क्या क्या पढ़ा स्ट्रेस में, स्ट्रेस पढ़ा तुमने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पढ़ा, और इस लॉन्गिट्यूडनल में दो तरीके का पढ़ा, टेंसाइल पढ़ा, टेंसाइल पढ़ा, और क्या पढ़ा भाई, कंप्रेसिव पढ़ा। ठीक है, फिर स्ट्रेस के बारे में एक और पढ़ा, उसको हम बोलते हैं शियर। ठीक है, शियर स्ट्रेस पढ़ा। तो जितने तरीके का स्ट्रेस है, स्ट्रेस 3 तरीके का पढ़ा, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी 3 तरीके का पढ़ा, हर एक स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं बदला, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता है भाई, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, कोई यूनिट नहीं होती। तो कहा गया 3 तरीके का स्ट्रेस और 3 तरीके का स्ट्रेन है, तो यंग्स मॉडुलस, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये भी 3 तरीके का होगा। क्या क्या होगा भाई, एक होगा क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स होगा, एक होगा क्या बल्क, एक होगा क्या शियर। यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करेंगे, बल्क मॉडुलस को b से मल्टीप्लाई करेंगे, और शियर मॉडुलस को किससे, सॉरी s से नहीं g से, शियर मॉडुलस को g से मल्टीप्लाई करेंगे, शियर मॉडुलस को g से मल्टीप्लाई। समझ गया, तो इस बात को समझ गो, हर एक का शियर मॉडुलस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर देंगे। बल्क मॉडुलस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बल्क में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया को चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें कुछ नहीं पूछेगा। उसके बाद पूछेगा ये लास्ट, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन क्या, स्ट्रेच वायर। तो स्ट्रेच वायर है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा। ठीक है भाई, कोई भी सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन बदलती है, उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अगर कोई चीज को हम अपने चीजों को ऐसे करके खींचे, जैसे एरो नहीं होता है, तीर कमान जिसको बोलते हैं, उसमें तीर को हम पीछे की ओर खींचते हैं तो क्या आती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, छोड़ देते तो क्या होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहा कि वायर को तुम जब स्ट्रेच करते हो तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आ जाती है। अब कहता है ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है,
और उसका फॉर्मूला डिराइव करो, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी आएगा उसका फॉर्मूला डिराइव करो। ठीक है, लिखा हुआ है कॉपी में, ये नहीं लिखा है तो सभी बच्चे लिखेगा मेरे से, नहीं तो समझेगा अगर लिखा हुआ है तो। अब क्या हो गया भाई, ये हमारी एक वायर है, दिख रहा है सब बच्चों को वायर, ये हमारी एक वायर है। इस वायर पे हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। ये फोर्स क्या लगाया, ये एफ फोर्स लगाया। इस एफ फोर्स लगाने में कितना लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ, एल लेंथ का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। यहां एल लेंथ बढ़ गई। अप्लाइड फोर्स और लेंथ का चेंज टोटल एल हुआ है, पर छोटा सा चेंज हमने पहले माना है डीएल लेंथ का। ठीक है, पहले हमने क्या माना, इस पर जब तुम फोर्स लगाए इसमें टोटल लेंथ का चेंज एल हुआ है, बट अगर एक छोटा सा लेंथ का चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है भाई, डीएल लेंथ का चेंज। और फोर्स कैसे लगाए भाई, ऐसे लगाए हो, तो इस फोर्स के कारण डीएल लेंथ का चेंज होने के कारण ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है। इसमें एक एनर्जी बन गई, कितना एनर्जी बन गई, डी डब्ल्यू एनर्जी बन गई। क्या लिखेंगे, फोर्स को क्या करेंगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये डी डब्ल्यू लेंथ निकल। अब ये जो रॉड था, इस रॉड की कुछ ना कुछ को क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इसका। इस पर कितना फोर्स लगाया भाई, एफ फोर्स लगाया। इस मटेरियल का कुछ ना कुछ तो यंग्स मॉडुलस होगा। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला बना लिया। यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला बनता है भाई, स्ट्रेस फोर्स अपॉन क्या लिखेंगे बताओ, एरिया, बाय में क्या होगा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज आएगा भाई, लेंथ में कितना टोटल चेंज आएगा भाई, एल चेंज आएगा, और इनिशियल लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकाल, यंग्स थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यंग्स मॉडुलस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया इनटू बड़ा लेंथ बाई में छोटा। यहां से फोर्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे फोर्स, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा फोर्स का एक्सप्रेशन, कोई बच्चा बता देगा। फोर्स एफ बराबर क्या होगा, वाई को क्या करोगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे, छोटा एल से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई में क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ना, इस फोर्स के एक्सप्रेशन को उठा के, ये जो फोर्स का वाई ए छोटा एल बाई में बड़ा एल को उठा करके यहां पर रख देते हैं, इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं। कौन सा एक्सप्रेशन भाई, डी डब्ल्यू क्या पढ़े हो बताओ कोई बच्चा, फोर्स इंटू छोटा लेंथ, ये बड़ा है। फोर्स कितना है कोई बच्चा बताओ, फोर्स कितना है ये भी पढ़ा ना, क्या करा बताओ कोई बच्चा, वाई यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू एल बाई में कैपिटल एल, और इंटू में क्या लिखेंगे, डीएल। ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब ये जो फोर्स है, ये छोटे से लेंथ के लिए वर्क डन निकाले हैं, डी डब्ल्यू। अब क्या हो गया भाई, इसको इंटीग्रेट करके टोटल लेंथ निकाले, टोटल वर्क डन निकाले। अब यहां से टोटल के लिए हम क्या, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या बताया था, डब्ल्यू बताया था, वाई ए एल बाई में कैपिटल एल इंटू में क्या होगा, छोटा एल। वाई ए और कैपिटल एल कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एल इंटू डी एल का इंटीग्रेशन होगा, एल स्क्वायर बाई 2। एनर्जी का ये जो वर्क डन है वही एनर्जी बन जाए, कितना बन गया एनर्जी भाई, 1/2 यंग्स मॉडुलस ए एल बाई में क्या हो गया। अब हमें पूछेगा, ये तो एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, पर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चा बता पाएगा कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे रॉड का वॉल्यूम क्या होगा, तरुण बता पाएगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, किसी को नहीं पता चला है। इसका कैसे वॉल्यूम निकालेगा, हैं? भाई इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेगा, तो ठीक है, क्या दिक्कत है, डर लगता है बोलने में क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका हाइट क्या है भाई, एल है, बड़ा वाला एल है, एच मत लिखो, क्या लिखे हम, एल लिखे। तो जब हम यहाँ पे एल लिखेंगे तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बताओ, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या कर देंगे, एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही लिखे, पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन में, सॉरी टोटल एनर्जी बाय में क्या, वॉल्यूम।
टोटल एनर्जी क्या है 1/2 वाई ए बाई में एल, ए एल का स्क्वायर लिख दिया ए एल। अब देखो ध्यान से, ये वाई है, ठीक से लिखेंगे वाई है ये। अब देखो 1/2 पहले लिख दिया, वाई बाई में एल को ये लिख लिया, ये ए एल स्क्वायर और ये 1/al है। ए से ए को क्या कर दिया बताओ, काट दिया। ए से ए को क्या कर दिया, काट दिया। देखो ध्यान से सही बात, ये वाले ए से इस वाले ए को काट दिया, ये वाले ए से इस वाले ए को काट दिया, तो क्या हो गया भाई 1/2, ये वाला 2 वाई बाई एल, ये वाई है, ये वाई है, वाई बाई एल, ये एल कैपिटल एल है, ए एल स्क्वायर बाई में एल, एल एल मिलकर कैपिटल एल का स्क्वायर और एल का स्क्वायर। वाई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस और एल बाई एल को बोलते हैं चेंज इन लेंथ बाई में इनिशियल लेंथ को ही तो क्या बोलते थे बताओ बच्चा, पढ़े स्ट्रेन। कौन बोला, स्ट्रेन, बहुत अच्छा। तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर। अब हम लोग यंग्स मॉडुलस को क्या लिखते हैं बताओ, यंग्स मॉडुलस को क्या लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस को क्या लिखते हैं, स्ट्रेस बाई में क्या हो गया स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस बाई में स्ट्रेन, स्ट्रेन से स्ट्रेन को क्या कर दिया, एक स्ट्रेन को काट दिया, तो क्या बन गया भाई स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला, ये पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स पूछेगा। चलो हम लोग सही बच्चे एक न्यूमेरिकल को बनाते हैं, अगर सही बच्चे, अभी हम गेस करता हूं वही पूछ देगा आपको, देखो कर दो, बनाओ सही बच्चे, कोशिश करेगा तुम, फिर बाद में मैं बताऊंगा। चलो भाई, ये सवाल है, जय बजरंगबली। चलिए लगाइए से बच्चे दिमाग, क्या क्या किसके पास कितना दिमाग।